अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर, मेरा यूट्यूब चैनल। और खबरगर में हम आपको आगाह करते हैं बहुत सारे ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से मुंसलिक होती हैं, पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पे और पाकिस्तान के आस पड़ोस में, यानी कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशन पे हम बात करते हैं। एफ पाक की बात की जाए, पाकिस्तान का जो इस वक्त भी फोकस है, जहाँ पे वो इंडो पाक की बात की जाती है, जहाँ पाक यूएस रिलेशंस की बात की जाती है, एफ पाक जो है। और उसके साथ साथ ईरान के साथ हमारे एडजेसेंट जो मसाइल गुज़श्ता चंद दिनों में रहे, उनको देखा जाए। लेकिन हालिया जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने घुस के कार्रवाई की हाथ पर सूट के फिनोमेना के ऊपर, और वहां पर जो कमीनगाहें थी दहशत गर्दों की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर आके अक्सर, बल्कि हम कहते हैं कि ये शहादतें होती हैं, पाकिस्तान की चौकियों पे हमला किया जाता है, पाकिस्तान के कॉन्वॉइस पे आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के हमला किया जाता है, और दहशत गर्दी की और दीगर वारदात जो होती हैं। हर क्राइम सीन के पीछे अगर हम देखें दहशत गर्दी के, कहीं ना कहीं तालिबान जाके अफगानिस्तान से डांडे उधर जुड़ते हैं, और वहां पे एनडीएस या फिर रॉ या फिर मल्टीपल और वो एजेंसीज जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही होती हैं, उस सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहत नहीं, एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और मिसाक रिसर्च सेंटर के भी पकड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला साहब, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं तालिबान, और खासतौर पर अफगानिस्तान में बैठे टीटीपी या फिर वो प्रॉक्सीज जिनका हम मकसद में जिक्र करते रहे, और बारहा हमने कहा और हम यही कहते रहे कि जिस तरह एपीएस के बाद से जो मामलात रुख चेंज हुआ, दहशत गर्दी के खिलाफ हमने ज़रबे अज़्द के अलावा रद्द फसाद किए, हमने बहुत सारे ऑपरेशन थे वो किए, खैबर एजेंसी ऑपरेशन की बात करें, राह रास्त की, राह निजात की बात करें। आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त भी आईबीओस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं और शहादतें पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की होती रहती हैं? ये एग्जैक्टली जो पाकिस्तान ने अभी एयर स्ट्राइक की, और वहां पर जो दहशत गर्दों की कमीन गाहें थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, इसको आप कैसे देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका। और मुझे खुशी है कि आपने एक अहम मौजू के ऊपर कम से कम बात की, वरना आजकल लोगों के पास सियासत के अलावा और कोई मौजू नहीं रहता। मेरा ख्याल है कि जो एयर स्ट्राइक हुई उससे पहले अगर आपने जिस तरह से शुरू में बयानिया दिया एफ पाक बैटलफील्ड, तो मेरा ख्याल है ये एफ पाक बैटलफील्ड नहीं, अफगानिस्तान में जाते हुए अमेरिका जो है वो इसको पाक एफ बैटलफील्ड, यानी कि पाकिस्तान पहले और फिर अफगानिस्तान बैटलफील्ड जो है वो बना के गया। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर वो खसूसी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में असला जो है वो छोड़ के गया, जो कि मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट था, जिसके अंदर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर आर्टिलरी थी, जिस तरह उनकी इन्फेंट्री का जो वेपन यूज होता है, और इसी तरीके से आर्मर का जो वेपन है उनके पास वो मौजूद था, और मिसाइल्स, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के लॉन्चर्स, मुख्तलिफ किस्म का जो सेंसिटिव इक्विपमेंट जो कि सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, रेडियो, वायरलेस, और ना जाने कई टेक्नोलॉजी जो कि अब मॉडर्न वॉरफेयर में यूज होती हैं, नाइट विजन गॉगल्स और एक्सेट्रा, ये सारे उनको, और फिर ये सारी चीजें असला उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोहा मुज़ाकरात जब हुए थे, तो दोहा मुज़ाकरात के अंदर गारंटर जो था वो तो अमेरिका था, क्योंकि सही। उस मुज़ाकरात में पाकिस्तान मौजूद नहीं था, आसिम साहब आपको याद है। और एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान मौजूद नहीं था तो फिर उसकी जो गारंटी थी कि दोहा मुज़ाकरात यही था ना उसके लुब्बे लबाब के, जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई दहशत गर्दी नेबरिंग कंट्री में या दुनिया में कहीं भी जो है वो उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और ना हुकूमत अफगानिस्तान जो है वो उसकी इजाजत देगी। लेकिन अब जो जिस अंदाज के अंदर पूरे इस खित्ते के अंदर और खास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरीके से निशाना बनाया गया, अभी हालिया आपको पता है ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी वारदातें हुई, तो फिर इसका तो बड़ा वाज़ेह मतलब नजर आ रहा है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में फिलहाल नाकाम रही है। दूसरी बात इसके अंदर जो आ जाती है कि चले तहरीक तालिबान, एक तो यह है कि कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एक बयानिया उनका यह है
कि जी हमारे पास वो वसाइल, वो जो सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं है, दुनिया हमें रिकग्नाइज नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के अंदर उनके सफीर को बकायदा उसकी जो असनाद थी वो वहाँ के सदर शी जिनपिंग ने रिसीव की, और इसी तरीके से इमारत इस्लामिया के अंदर जो है वो चीन का सफीर जो है वो आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनको ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दी। यानी कि अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने भी इस हुकूमत को जो 2021 के अंदर जो है वो कायम हुई, उसको अभी तक जो है लेजिटमेसी जो है वो नहीं मिल सकी। लेकिन दूसरी तरफ जो है जब वो वसाइल की बात करते हैं तो कुछ तपक केनाल, यानी कि एक जो नहर का मंसूबा है जो कि दरियाए आमू के ऊपर उन्होंने बनाया, और ये 286 किलोमीटर लंबा जो एक प्रोजेक्ट है, जिसमें से तकरीबन निस्फ जो है वो उसके ऊपर काम हो चुका। $8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, जिसको अफगानिस्तान में खुद अपने मदद आप के तहत उन्होंने $600 मिलियन के अंदर किया। लायक तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आसिम साहब, मसला ये है कि अगर वहां वो मैनेज कर रहे हैं, वहां कंट्रोल हो रहा है, तो फिर यहाँ दहशत गर्दों को नकेल क्यों नहीं डाली जा रही। दूसरी बात इसके अंदर वो ये ओनस है की कि है, अगर ओनस चले ओनस उनके की इस बात। बयानिए को मान लिया। आप जी। अगर ये देखें कि अगर पहले भी बात की गई तो जबीउल्लाह मुजाहिद की बयान आया या उनके जो भी मिनिस्टर बयान देते हैं वो यही कहते हैं कि जी ओनस यानी कि हम मुज़ाकरात में कौन सी गारंटी की बात करें, और हमने तो कोई गारंटी नहीं दी। पाकिस्तान पहले भी इस बार इस बात के ऊपर इसरार कर चुका है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए जाते हैं, दहशतगर्द हमलावर हमला करके भाग जाते हैं या मार दिए जाते हैं, तो जिनसे पता चलता है ये कहाँ से आए। तो उसके बाद वो उस चीज को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। दोहा मुज़ाकरात को तो वो कहते हैं कि वो तो हमने कोई गारंटी दी नहीं। नहीं, वो देखें, ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ बातें हैं। दोहा मुज़ाकरात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे कहे ना थे तश्तबाम कर दें, क्यों नहीं करते तश्तबाम? क्या वजह है कि अमेरिका ने भी छुपाए रखे हैं? या तो ये है कि अमेरिका की पुष्टपनाही से ये सब कुछ हो रहा है, और या फिर इसके अंदर अफगानिस्तान में जो तालिबान, जो कि वो ये सोचते थे कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनकी मदद कर रही है गैर मुल्कों की फौजों को इनखला करने में, या हम्म। तो फिर वो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इसमें है, चले अगर गारंटी नहीं दी उन्होंने, चले हम इस बात पे मफरूजे पे बात कर लेते हैं, गारंटी नहीं दी, ये बताइए कि जिस दिन अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला हुआ, 15 अगस्त 2021 को काबुल फतह हुआ, और फिर 1 सितंबर 2021 को इनखला मुकम्मल हो गया था। अब उसके वक्त जब इनखला हुआ था और आखिरी अमरीकी जर्नल रात की तारीकी में जब मुंह छुपा के भागा, तो वो जो असला खाना था, वो जितने भी असले खाने थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, आपको याद है, तो उनके ऊपर फिर कब्जा किसका था? क्योंकि अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान की हुकूमत ऑफिशियली कायम हो गई थी, और बगैर कोई गोली फायर किए जो है हो गई थी। इससे पहले 3 हफ्ते में उन्होंने काबुल के अलावा पूरे अफगानिस्तान पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। मैं सही कह रहा हूँ आसिम साहब जी कि बिल्कुल गलत ऐसे ही कह है। रहा हूँ? नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर उन्होंने ये हासिल कर लिया था, तो आज जो टीटीपी हमले कर रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि उनके पास असला जो है वो कहाँ से आ रहा है? अगर हम्म। असला जो है तालिबान अफगानिस्तान के कंट्रोल में था, और एक तरफ ये कहा जाता है, क्योंकि मेरे भी ताल्लुक वास्ता है, जब वजीर दाखिला जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट इस टाइम पे आदमी है, सिराजुद्दीन हकानी साहब, सिराजुद्दीन हकानी के अपने गार्ड्स जो हैं, वो अगर उनके पास इमारत इस्लामिया का लेटर ना हो जिसके अंदर इजाजत हो कि असले की नुमाइश और असला वो उठा सकते हैं, तब तक उनको भी इजाजत नहीं है। और हद यह है कि खुद सराजुल हकानी साहब जो है, सराजुद्दीन हकानी, वो ये बात बता चुके हैं कि जी मैं एक दफा काबुल के अंदर जा रहा था, तो मुझे जो है वो रोक लिया था तालिबान अफगानिस्तान ने, और कहा कि आपके पास, हम आपको पहचानते हैं, आप हमारे वजीर हैं, लेकिन इमारत इस्लामिया का इजाजतनामा खसूसी आप दिखा दें। यानी कि असले पे, नुमाइश पे वहां पाबंदी है। तो फिर टीटीपी के पास अगर देखें ना, यही बात है कि फिर टीटीपी के पास कैसे आता है? उसने नहीं दी गारंटी। आप अगर मान लें कि गारंटी नहीं दी, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है, यहाँ हमला करते हैं, कभी जो है दराजंदा
की तरफ हमला करते हैं, डीआई खान का जो इलाका है जो जोब की तरफ जाता है, दूसरी तरफ जो है जब आप डीआई खान पे हमला करते हैं, आप मीर अली के ऊपर हमला करते हैं, ये तमाम जो सारे मकीन के ऊपर आप आते हैं, तो ये सारे जो इलाके हैं ये वो हैं जो उनकी इजीली बॉर्डर क्रॉस होता है। फिर बाढ़ कौन काटता है? बाढ़ काटने में सहूलतकारी कौन करता है? बाढ़ को जो है वो वहां से इजाजत कौन देता है? क्योंकि उनका तो बाढ़ पे कंट्रोल है। एक तरफ तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा इतना मुकम्मल कंट्रोल है कि चिड़िया भी हमारी इजाजत के बगैर पर नहीं मारती, दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी के दहशतगर्द जो है वो ये काम करते हैं। अब मसला यहाँ यह है कि ये दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं वो पाकिस्तान के इस तरफ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं बड़ी, ये एक अहम गुफ्तगू है आसिम साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जब दहशतगर्दी की ये जंग शुरू हुई 2006 के बाद, जब हमारे खुदकुश धमाके शुरू हुए, जब पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया, और खास तौर पर जो हमारा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर था कोहाट के अंदर, उसको निशाना बनाया, उसके बाद ये फिर मामला बिगड़ना शुरू हुआ। फिर इसकी इंतहा जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के ऊपर हुई। आर्मी तो पब्लिक स्कूल के वाकये के अंदर जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय रॉ जो थी वो भी मुलविस थी और उनकी पुष्टपनाही थी, क्योंकि उनका जो उस वक्त का इंटेलिजेंस का जो साबिक सरबराह था रॉ का, विक्रम सूद, विक्रम सूद ने जो है बड़ा वाज़ेह जो है ये बताया था कि जी मोर कैजुअलिटीज एंड मोर एक्सप्लोजन्स एक्सपेक्टेड इन एपीएस पेशावर। अभी तो हमारे मीडिया को पता भी नहीं था और वो ये ट्वीट कर रहा था, तो कैसे उसको पता था? हमने आज तक ये बात किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं रखी। मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से हमारी खारजा नाकामी है। दूसरी तरफ जो है हम आ जाते हैं कि ये जितने भी वाकयात हुए, इसके बाद फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना शुरू किया और उसमें कामयाबियां हासिल की। और एक वक्त था जब आईएसपीआर की तरफ से आया स्टेटमेंट कि 96% इलाका जो है वो क्लियर किया गया। अब ये बात मैं जो करने लगा हूं ये बड़ी गौर तलब है। इलाका क्लियर हो गया, ये तमाम इलाके, आसिम रजा साहब आपके इल्म में, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, ये बताएं कि ये तमाम इलाके मीर अली, ये डीआई खान, ये क्लियर हुए थे या नहीं हुए? बताइए। बिल्कुल 100% क्लियर हुए थे। अच्छा, अगर ये क्लियर हुए थे 100% और मुतअद्दद बार क्लियर हुए थे, तो फिर दोबारा क्लियरेंस नहीं हो, इसका मतलब है कि सहूलतकार यहीं बैठे हैं। आप किसी के शक्ल पे तो दहशतगर्द यहाँ तारों माथे को पे तो नहीं लिखा बुला होता लिया कि गया जनाब मैं मेहमान के तौर पे, दहशतगर्द। बड़ा असला घर बुलाया गया 4,000 के करीब इमरान खान साहब की हुकूमत में, पीटीआई में, उनको घर में मेहमान के तौर पे वापस बुलवाया गया और उनको बड़ा एजाजिया वापस बुलवाया गया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल। अफरीका और जो खत्म हो चुका था। उस वक्त जो जनरल फैज हमीद साहब ने, जो कि कोर कमांडर थे पेशावर के अंदर, उन्होंने एक डायलॉग शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो गुल बहादुर का ग्रुप था उसकी तरफ लोग जो है वो माइल होना शुरू हो गए, और क्योंकि बकायदा ये कह दिया गया कि हम तो फलाने शख्स से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, नतीजा ये हुआ कि उसका ग्रुप स्ट्रांग हो गया, और जो छोटे छोटे ग्रुप थे, जो 20 लोगों का था, 50 लोगों का था, 100 का था, 200 का था, जिनकी उस टाइम पे इनका जो तादाद थी इस खास ग्रुप की, वो तकरीबन 600 के करीब थी। जब बातचीत इनसे शुरू की, नाम लेके बताया गया कि हम फलाने ग्रुप से बात कर रहे हैं, नतीजा ये हुआ कि वो ग्रुप बढ़ता गया और एक हफ्ते के अंदर 6,700 के ऊपर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो पहुंच गई। ये देखे ना, मरकजियत कायम कर दी। ये मेरे ख्याल में एक गलत इकदाम था और इसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि माजी में जब ऑपरेशन हुए जिनका आपने जिक्र किया, रद्द जो था ज़रब फसाद अज़, था, रद्दुल फसाद, राह रास, ज़रब राह अज़ब था, निजात, खैबर खैबर एजेंसी। 1, खैबर 2 था, ये सारे ऑपरेशन जो थे उसके बाद कैजुअलिटीज का रेशो कम था। क्या वजह है कि निगरान वजीर आजम जो हमारे पाकिस्तान के रहे अभी, अनवारुल हक काकड़, उन्होंने कहा कि 60% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी फिजिकल पॉलिसी को, जो फिजिकल इंगेजमेंट होती है, क्योंकि दुनिया में फौजें ये समझती हैं कि हम जो है फिजिकल इंगेजमेंट से, ताकत के जोर के ऊपर जो है वो मामलात को समझा लेंगे, लेकिन हमें, मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोबारा हमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर, साइकोलॉजिकल इंगेजमेंट पे जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख लें कि जो पाकिस्तान का एक वो पैगाम पाकिस्तान जो बयानिया था, ये जो तमाम उलमा ने दिया था,
वो कामयाब नहीं हुआ ना, इसका मतलब है पैगाम पाकिस्तान जो है अगर कामयाब होता तो आज फिर ये कैजुअल्टी रेशो जो है वो कम होता। अब्दुल्ला, हमारे यहाँ पे ये शहीद सवाल हो रहे सवाल ये होता है कि अब जो मौजूदा हालात हैं, ये तो पस मंज़र हमने बहुत डिटेल में बहुत बार डिस्कस किया, और आप जैसे जो इंफॉर्मेटिव और वेल इन्फॉर्म लोग हैं उनसे हमने बहुत मौक़ों पे ये बात की। अभी जो सिचुएशन है, हार्ट परसूड आपने जो जाके रिटेलिएट किया, बल्कि मैं कहूँगा जो आप पे हमले हुए जिसमें शहादतें हुई, जिसमें एक कर्नल समेत एक कैप्टन और जवानों की शहादतें हुई वजीरिस्तान के इलाके में, तो आप समझते हैं कि ये तमाम मामला जो है बॉर्डर एरिया के क्लियरेंस ऑपरेशन के साथ साथ जब आपको पता चल गया कि उनकी हाइडआउट्स वहाँ पे हैं, और जो अफगान तालिबान हैं वो उनके साथ मुआहदा किए हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ करो उनके मुल्क में कुछ ना करो, तो आप समझते हैं कि ये जो काम किया गया इसके बाद तालिबान की जानिब से कुछ अमल दरामद करने के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के हवाले से, इनको कंट्रोल करने के हवाले से कुछ किया जाएगा? देखिए उनको करना तो पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहीं से तमाम उनकी खुराक की तरसील होती है, तमाम मामलात चलते हैं, जितना भी पोर्ट है या कुछ है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं। ये ऐसे आपका क्या ख्याल है रूस के सामने सरवाइव कर गया, अमेरिका के सामने सरवाइव कर गया? कैसे कर गया भाई? ये पाकिस्तान था तो सरवाइव किया ना, चाहे बलूचिस्तान की सरहद के जरिए चला, चाहे वो केपी की सरहद के जरिए चला, लेकिन चला तो यहाँ से ना। तो मेरा ख्याल है एक तो उनके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन जहां फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनके ऊपर हैं उतने ही हमारे ऊपर हैं, क्योंकि एक वक्त में हमारी जो अनडिक्लेयर्ड तजारत का हुजम था वो तकरीबन $5 बिलियन तक पहुंच गया था, क्योंकि सुई से लेके रोटी और रोटी से लेके जो है हर चीज उनको जो है वो जो पाकिस्तान से अब्दुल्ला चाहिए। साहब, ये दूसरा खोस्त जो और एरिया है, पकीतिया की बात की जाए, खोस्त और पकीतिया की बात की जाए, जहाँ पे हमने नूरिस्तान कुन्नड़ की बात करते थे, जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे, ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कैंप्स और हाइडआउट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की फजाइया जब वहाँ पे गई और वहाँ पर जो उन्होंने स्ट्राइक्स की उस इलाके में घुस के अंदर, तो आप समझते हैं कि ये एक टेरर क्रिएट करेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए, कि वो अपने आप को अब अफगानिस्तान में भी गैर महफूज समझेंगे? देखिए इसको कहते हैं प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। ये हम्म। अमेरिका में जो है 9/11 के बाद शुरू हुई थी, यानी कि आपको जहां खतरा हो, आप इस बुनियाद के ऊपर कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो तो उसकी हम जो सरजमीन है पे जाके पहले कार्रवाई से करते हैं। जो है वो हार्ड हमला परसूट कर उसको लें। कहा या गया था, बिल्कुल। हॉट परसूट भी आप इसको कह सकते हैं। इसलिए वो सारी चीज अपनी जगह, लेकिन असल बात यह है कि ये जो हमने स्ट्राइक की है पहली दफा नहीं की, इससे पहले जमातुल अहरार के खिलाफ की थी, आपको याद होगा, और बिल्कुल पाकिस्तान ठीक थी। फजाइया ने एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ किया था। और एपीएस उसके के बाद एपीएस जमातुल के भी अहरार, मास्टरमाइंड्स जो थे और वहां पे जो मफरूर थे उनको भी इसी तरह स्ट्राइक किया गया था, निशाना बनाया गया था। जी बिल्कुल, जमातुल अहरार को जो है वो उड़ा के रख दिया गया था। मैं सॉरी, ये कोई लाइट का हमारा इशू आया है, तो मैं साथ साथ आप लाइट को भी कैरी ऑन, सेट कैरी कर ऑन, दूंगा। कैरी ऑन, कैरी ऑन। जी। तो जमातुल अहरार को भी जो है हमने उधेड़ के रख दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। देखें पाकिस्तान अगर एक तरफ ये अफगानिस्तान ये समझता है, किसी जोम में है कि जी वो तो सुपर पावर्स का ग्रेवयार्ड बनाया, बिल्कुल बर्तानिया का उन्होंने किया, उन्होंने रूस का किया, उन्होंने जो है वो जो अमेरिका का किया, लेकिन पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान सही। भी इसी इलाके में रहता है, वहां पश्तून है तो यहाँ भी पश्तून है, हमारी फौज में भी आधे से ज्यादा पश्तून है, और फिर हमारा अपना एक मुल्क है और हमारा उसका एहतराम, हम उनका एहतराम करते हैं, उनको हमारा एहतराम करना चाहिए। अभी जो बयानिया उनकी जानिब से आया है, वो पाकिस्तान ने तो बड़ा बरादराना बातचीत की है और कहा है कि हमने टीटीपी के निशाने बनाए हैं। जो वीडियोज आई हैं उसके अंदर खवातीन और बच्चों के मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वीडियोज के अंदर वो खुद अफगान बोल रहे हैं कि यहाँ टीटीपी के दहशतगर्द जो थे वो रहते हैं। अभी आज ही मैंने अपने ट्विटर के ऊपर जो है वो पोस्ट की भी है। लेकिन मकसद यहाँ ये है आसिम साहब कि ये सारी चीजें जो हैं हम फंसते जा रहे हैं। ये असल मसला ये है कि वॉर इंगेजमेंट जोन जो है वो पाकिस्तान से बढ़ के आगे जा रहा है। क्या ये हमारे लिए फीजिबल होगा? 1 और 2 ऑड स्ट्राइक्स ये तो ठीक होता है कि चले आपने अपना, मैं क्योंकि एक मिनट हमारे पास तकरीबन बाकी है, एक छोटा सा सवाल करूंगा, उसका मैं शॉर्ट आंसर चाहूँ। अब्दुल्ला, टीज फंटास्टिक वाली बात की गई थी जो वहां पे काबुल में जब फॉल ऑफ काबुल हुआ, आपको पता है जनरल फैज हमीद वहां पहुंचे थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और उस पर बड़ी तनकीद की गई थी। आप समझते हैं वो टी इस फंटास्टिक जो है वो पे बैक कर रहा है?
इस फैंटास्टिक हमारे गले पड़ गई है, सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ले दे, इवन सरकारी हलकों के अंदर इसके ऊपर कोई इसको पसंद की निगाह से नहीं देखा गया। इंटरनेशनली भी हमारा जो इमेज था वो कोई अच्छा नहीं गया, और जो नेशनली जो हमारा इमेज था वो भी खराब हुआ। अफगानिस्तान में अगर टी इज फैंटास्टिक का जुमला वहाँ मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा के साथ खड़े होके कहा जाता तो उसका कुछ और असर होता, इम्पैक्ट लेकिन होता है, एक बिल्कुल ठीक होटल है। में, हाँ, एक होटल में खड़े होके बात कर देना, मेरा ख्याल है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस्तकामत दे और हमारे दरमियान में भाईचारगी कायम रखे। और मैं एक बहुत अहम और आखिरी बात ये जरूर कहूंगा आपके वसातत से, दोनों अतराफ में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बहुत इज्जत और कदर की जाती है। उनमें हम्म। से एक मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की मैं भी अल्लाह का शुक्र है एक इज्जत का मुकाम रखता हूँ, और अफगानिस्तान में भी एक अहम मुझे जो है वो हैसियत दी जाती है। मैं समझता हूँ ऐसे चंद लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो आपस में कम से कम अवामी सतह के ऊपर जो है वो दूरियां दूर करे, लोगों में जो नफरतें हैं उनको बांटे बहुत और शुक्रिया अब्दुल्ला। मोहब्बतों के बीच बोए, क्योंकि अफगानिस्तान और हम एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अपना वक्त दिया और एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू की, और बड़ी सहरासिल गुफ्तगू आपने की डिटेल से। माजी, हाल और मुस्तकबिल की भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिसीज को चेंज किया जा सकता है और नजरसानी की जा सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।